दिल्ली की एक शांत रविवार की सुबह, जब खोमचे वाले अपनी तहखाने वाली मेजों, रंग बिरंगी छतरियों और गत्ते के बोर्डों से अपनी दुकानें और स्टॉल लगा रहे थे, एक छोटी लड़की ने अपनी तोतली आवाज में एक शानदार काली लैंड रोवर में अकेले बैठे एक सीईओ से फुसफुसा कर कहा, पापा को एक पत्नी चाहिए और मुझे एक पिता। हवा में भुनी हुई मूंगफली, ताजी सब्जियों और सुगंधित दालचीनी की महक भरी हुई थी। 26 वर्षीय मीरा, जिसके मुलायम काले बाल बेतरतीबी से बंधे हुए थे, अपनी साधारण सी दुकान के पीछे खड़ी थी और सुबह सुबह ताजे तले हुए सुनहरे समोसों को तरतीब दे रही थी। उसकी 3 साल की बेटी आयशा, जिसे प्यार से आशी कहा जाता था, पास ही एक पुरानी चटाई पर बैठी थी, एक खरगोश के खिलौने को गले लगाए और एक छोटी पेंसिल पकड़े हुए थी। उसकी दुकान सादगी का एक उदाहरण थी। एक तह वाली मेज, नींबू पानी से भरा एक टूटा हुआ जग और हाथ से लिखा एक छोटा सा साइन बोर्ड जिस पर लिखा था, मां के हाथ के प्यार भरे समोसे। मीरा ने फटे हुए कपड़े का एक पुराना एप्रन पहना हुआ था, लेकिन उसकी थकी हुई पर गर्म मुस्कान हर आने जाने वाले का स्वागत करती थी। सड़क के उस पार एक चमचमाती काली लैंड रोवर चुपचाप आकर रुकी। उसकी चमकदार सतह ऐसे चमक रही थी मानो वह किसी दूसरी दुनिया से आई हो और तुरंत सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। मीरा ने शायद ही उस पर ध्यान दिया हो। वह एक बूढ़ी बेघर महिला के लिए आलू के समोसे कागज में लपेटने में व्यस्त थी, जो झिझकते हुए उसके पास आई थी। ये ले लीजिए अम्मा, ये मुफ्त है, मीरा ने कहा और समोसे को धीरे से उनके हाथों में रख दिया। आज जैसे दिन में आपको कुछ गर्म चीज की जरूरत है। इस बीच आशी, जो स्टापू खेल रही थी, उस लैंड रोवर के पास पहुंच गई। जब वह डामर से अपनी खरगोश की गुड़िया उठा रही थी तो उसे थोड़ी खुली खिड़की से एक पुरुष की आवाज सुनाई दी। आवाज धीमी और थोड़ी तनावपूर्ण थी, जैसे वह फोन पर बात कर रहा हो। मां, मुझे किसी रिश्ते की जरूरत नहीं है। मैं अपनी पत्नी खुद ढूंढ लूंगा, लेकिन ऐसी नहीं जो सिर्फ पार्टियों में दिखाने के लिए हो। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो सच में एक परिवार बने। आशी ने अपना सिर झुकाया, अपने खरगोश को और कसकर पकड़ लिया और बिना किसी झिझक के कार के पास चली गई। पंजों के बल खड़ी होकर उसने काले शीशे पर दस्तक दी। उसने लगभग फुसफुसाते हुए कहा, जैसे कोई राज बता रही हो, पापा को एक पत्नी चाहिए और मुझे एक पिता। कार का शीशा धीरे धीरे नीचे आया। अंदर 32 वर्षीय रोहन, एक महंगे गहरे रंग के सूट में, अपनी बात बीच में ही रोक दी। फोन अभी भी उसके कान पर था, लेकिन वह अब सुन नहीं रहा था। उसकी नजर उस छोटी लड़की पर टिकी थी, जिसकी आंखें चमकदार थीं, बाल बिखरे हुए थे और सिर पर एक तिरछा रिबन लगा था। उसने धीरे धीरे अपनी नजर मीरा की ओर घुमाई, जो उस बूढ़ी औरत के बगल में झुकी हुई थी। उसे अपने जग से एक कप गर्म चाय दे रही थी और उसे हिम्मत देने के लिए धीरे से उसके कंधे को छू रही थी। रोहन ने बिना एक और शब्द कहे फोन काट दिया। उसने आशी को देर तक देखा और फिर उसकी मां को देखा। छोटी लड़की ने बड़ी बड़ी आंखों से उसे वापस देखा। वह मुस्कुराई नहीं। उसने सिर्फ एक तथ्य बताया जिस पर वह पूरे दिल से विश्वास करती थी। उसके प्ले स्कूल के सभी बच्चे अपने पिता के बारे में बात करते थे, आशी नहीं। और यहां एक आदमी बैठा था जिसके पास सब कुछ था, सिवाय उसके जो उसने खुद कहा था कि उसे चाहिए। मैं आशी हूं, उसने आगे कहा, और मेरी मां दुनिया के सबसे स्वादिष्ट समोसे बनाती हैं। रोहन ने पलकें झपकाईं, जैसे किसी सपने से जागा हो। फिर उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और अपने सूट का बटन ठीक करते हुए बाहर निकला। उसके जूते फुटपाथ पर एक शांत आत्मविश्वास के साथ टकरा रहे थे, जिससे लोग मुड़कर देखने लगे। आशी ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। सालों में पहली बार रोहन ने कुछ ऐसा सोचा जो उसकी व्यवस्थित दुनिया का हिस्सा नहीं था। उसका ध्यान न तो शेयर की कीमतों पर था, न अखबारों की सुर्खियों पर, और न ही किसी नुकसानदायक सौदे पर। यह एक बच्चे द्वारा फुसफुसाया गया एक वाक्य था जिसमें कोई हिसाब किताब नहीं था, सिर्फ ईमानदारी थी। रोहन धीरे धीरे झुका ताकि उसकी आंखें आशी की आंखों के बराबर आ जाएं। तुम्हारी मां वो महिला है? उसने धीरे से पूछा। आशी ने सिर हिलाया और इशारा किया। हां, वो है। उनका नाम मीरा है और वह बहुत सुंदर है। रोहन ने उसे फिर से देखा। इस बार ज्यादा देर तक मीरा मुड़ी और उसकी नजर उससे मिली। वह उलझन में थकी हुई और सतर्क दिख रही थी।
उसके हाथ आटे से सने थे और उसकी आंखों में एक रक्षात्मक प्रतिक्रिया पढ़ी जा सकती थी। लेकिन रोहन उस दिन पहली बार मुस्कुराया, किसी पर प्रभाव डालने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि वह खुद को रोक नहीं सका। और बहुत लंबे समय के बाद रोहन ने आवेग में काम किया। वह रुक गया। जब रोहन पास आया तो मीरा ने अपने हाथ पोंछे। लैंड रोवर वाला आदमी उसकी साधारण दुकान के सामने खड़ा था। उसका विशेष रूप से सिला हुआ सूट उसकी पुरानी मेज के साथ बिल्कुल विपरीत लग रहा था। वह शालीनता से मुस्कुराया। आप जरूर मीरा होंगी। वह स्वाभाविक रूप से सीधी खड़ी हो गई। और मैं रोहन हूं। उसकी नजर और अधिक संदिग्ध हो गई। आशी को आपको परेशान नहीं करना चाहिए था, माफ कीजिए। कोई बात नहीं, उसने कहा। वह कोटने के बाद हर, वह कोटने के तात को ये हर, आशी पर एक नजर डालते हुए जो डामर पर कुछ बना रही थी। वास्तव में उसने कुछ ऐसा कहा जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मीरा ने अपनी बाहें बांध लीं। किस बारे में? रोहन ने उसकी आंखों में देखा। कल एक पारिवारिक कार्यक्रम है। मेरी दादी का जन्मदिन है। यह एक औपचारिक और पारंपरिक उत्सव है और मुझे एक साथी की जरूरत है। मीरा ने पलकें झपकाईं। मुझे पता है यह अजीब लग रहा है, लेकिन मैं एक सौदा पेश करना चाहता हूं, सिर्फ एक रात के लिए। रोहन ने आगे कहा, मेरी प्रेमिका होने का नाटक करो, मेरे साथ चलो, बस इतना ही। उसने उसे घूरा। यह कोई मजाक है? बिल्कुल नहीं। मुझे अमीर लोगों की पार्टी में आपकी प्रेमिका होने का नाटक करना है? उसने सिर हिलाया। मीरा ने हंसते हुए कहा, क्या मैं ऐसी महिला दिखती हूं जो एक शानदार हवेली में रिसेप्शन में शामिल होती है? आप किसी ऐसी व्यक्ति की तरह दिखती हैं जो पाखंडियों से भरे कमरे में अपनी पहचान नहीं खोएगी। कोई ऐसा जिसे मेरी दादी पसंद करेंगी। उसकी आवाज और सख्त हो गई। मैं ऐसा कुछ नहीं करती। मैं खुद को नहीं बेचती। मेरी एक बेटी है और मेरा आत्मसम्मान है। मुझे इन सब पर कोई शक नहीं है। मीरा ने एक ट्रे को किनारे रख दिया। सुनिए मिस्टर रोहन, मुझे परवाह नहीं है कि आपके पास कितना पैसा है। आप जो भी योजना बना रहे हैं, मुझे उसमें शामिल न करें। रोहन डगमगाया नहीं। उसने अपनी जेब से एक विजिटिंग कार्ड निकाला और उसे समोसों के बगल में रख दिया। अगर आप अपना मन बदलती हैं तो मेरा नंबर पीछे है। उसकी आवाज सपाट रही। नमस्ते आशी, उसने छोटी लड़की से कहा, मुड़कर चला गया। उस रात मीरा अपने छोटे से किराए के घर में लेटी हुई छत को घूर रही थी और पड़ोसियों का शोर सुन रही थी। आज दोपहर मकान मालिक आया था। जोर जोर से दरवाजा खटखटा रहा था। बकाए के बारे में याद दिला रहा था। फ्रिज में सिर्फ चटनी, कुछ अंडे और बचा हुआ दूध था। हीटर खराब था और मानसून की रातें और ठंडी होती जा रही थीं। वह धीरे धीरे उठी और आशी के पास जाकर उसका कंबल ठीक किया। फिर वह बिस्तर के किनारे बैठ गई। रोहन के विजिटिंग कार्ड को घूर रही थी। उसकी उंगली उन नंबरों पर देर तक रुकी रही। अगली सुबह फैसला हो चुका था। उसने फोन किया। उसने तुरंत जवाब दिया, यह मीरा है। सिर्फ एक रात के लिए, सिर्फ कल के लिए। उसकी आवाज में आश्चर्य था। ठीक है, मैं आपके लिए एक पोशाक भेजूंगा। नहीं, उसने सख्ती से कहा, मैं अपनी साड़ी पहनूंगी। मैं कोई और होने का नाटक नहीं करूंगी। फिर से खामोशी। मैं समझ गया। और आशी मेरे साथ जाएगी। खामोशी। फिर रोहन ने धीरे से कहा, बेशक, मैं यह आपके लिए नहीं कर रही हूं। मीरा ने आगे कहा, मैं यह इसलिए कर रही हूं क्योंकि मेरी एक बेटी है जिसे खाने और रहने के लिए जगह चाहिए और बीमार होने पर दवा चाहिए। मुझे आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है, शायद नहीं, लेकिन मुझे यह अपने लिए कहने की जरूरत है। रोहन की आवाज नरम हो गई। मैं 11:00 बजे आऊंगा। धन्यवाद मीरा। उसने फोन रख दिया। फिर आशी के बालों की चोटी बनाते समय मीरा ने खुद को टूटे हुए शीशे में देखा। थकी हुई आंखें, फीका ब्लाउज, लेकिन उसकी नजर में कुछ नया था, कुछ मजबूत। यह कोई परी कथा नहीं थी। यह एक मां की पसंद थी और वह कल का सामना करने के लिए तैयार थी। अगले दिन लैंड रोवर रोहन के परिवार के निवास के गेट पर रुकी। वह हवेली शानदार थी। बगीचे में सुरुचिपूर्ण ढंग से तैयार मेहमान पहले से ही नारियल पानी पीते हुए इकट्ठा हो चुके थे। रोहन ने अपनी टाई ठीक की और दरवाजा खोला। मीरा आशी का हाथ पकड़े हुए बाहर निकली। छोटी लड़की ने एक साधारण सफेद फ्रॉक पहनी थी। मीरा की एक पुरानी साधारण साड़ी, लेकिन उसने उसे गरिमा के साथ पहना था। वह विलासिता के कारण नहीं, बल्कि अपनी स्वाभाविकता के कारण सबसे अलग दिख रही थी। जैसे ही वे पास आए, भीड़ में फुसफुसाहट फैल गई। वह कौन है? रोहन की प्रेमिका? वह उसकी बेटी है? असंभव।
रोहन अपनी दादी सा के जन्मदिन पर एक अकेली मां को लेकर आया है। मीरा ने उनकी निगाहें महसूस की। कुछ लोग अपने गिलासों के पीछे फुसफुसा रहे थे। उनकी निगाहें बहुत देर तक टिकी रहीं, मूल्यांकन कर रही थीं। आशी उससे सट गई। यहां उनका स्वागत नहीं था। रोहन ने तनाव महसूस किया। उसने अपना हाथ उसकी पीठ पर रखा। एक हल्का स्पर्श, लेकिन इसने कुछ लोगों को चुप करा दिया। बिना शब्दों के उसने कहा, वह मेरे साथ है। लेकिन तनाव बना रहा। रोहन की मां रत्ना सबसे पहले पास आईं, जो एक कसे हुए सूट में ऊंची और अधिकारपूर्ण लग रही थीं। वह उनके सामने रुक गईं। उसकी नजर मीरा और आशी पर पड़ी। आप रोहन की साथी हैं और यह आपकी बेटी है? मीरा सीधी खड़ी हो गई। मैं आज के लिए उसकी साथी हूं और यह मेरी बेटी है। ठीक है। रत्ना ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी नजर ठंडी थी। वह रोहन की ओर मुड़ी और धीरे से पूछा, तुम गंभीर हो? उसमें क्या खास है? रोहन ने जवाब नहीं दिया, बस अपना हाथ मीरा की पीठ पर और अधिक आत्मविश्वास से रख दिया। उत्सव जारी रहा, लेकिन मीरा को अजनबी महसूस हुआ। उसने गरिमा के साथ खुद को संभाले रखा, जबकि मेहमान संगीत की धुन पर बातचीत कर रहे थे। बूफे की मेज शानदार व्यंजनों से भरी थी। उसे इतना अकेला कभी महसूस नहीं हुआ था। अचानक एक चीख सुनाई दी। लगभग 5 साल का एक बच्चा अपना गला पकड़े हुए घास पर गिर गया। उसकी मां चीखी। मेहमान पीछे हट गए। बच्चे को कैंडी से ठसका लग गया था। मीरा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। वह लड़के के पास दौड़ी, घुटनों के बल बैठ गई। शांति और दृढ़ता से उसने उसे झुकाया और हेमलिच पैंतरेबाजी की। 1, 2, 3। कैंडी बाहर निकल गई। बच्चा खांसा और फिर गहरी सांस ली। उसकी मां रो रही थी। धन्यवाद। आप डॉक्टर हैं? मीरा ने अपनी सांसें नियंत्रित करते हुए सिर हिलाया। नहीं, सिर्फ एक मां। आशी पास दौड़ी आई। उसकी आंखें गर्व से चमक रही थीं। मेरी मां एक सुपर हीरो है, उसने जोर से कहा। मां सब कुछ कर सकती हैं। हंसी गूंजी, इस बार गर्म। मेहमानों ने तालियां बजाईं, यहां तक कि रत्ना का चेहरा भी नरम पड़ गया। मीरा ने आशी के सिर पर हाथ फेरा। मां सुपर हीरो नहीं है बेटा, अकेली मां को सब कुछ करना पड़ता है। रत्ना अपनी बगल में बैठी एक बूढ़ी औरत की ओर मुड़ी और फुसफुसाई, उसमें लोहे का साहस है और उसकी बेटी अच्छी तरह से शिक्षित है। उस महिला ने सिर हिलाया। वह बहुत अच्छी है। रोहन चुप था, लेकिन उसने अपनी नजरें मीरा से नहीं हटाईं। कुछ मिनट बाद घर के अंदर से दादी सा, रोहन की दादी, बाहर निकली। वह एक बेंत के सहारे चल रही थीं। उन्होंने चांदी के रंग का रेशम पहना हुआ था। उनकी नजर मीरा पर रुक गई। किसी ने उन्हें बता दिया था कि क्या हुआ था। वह पास आईं। बेटी, दादी सा ने धीरे से कहा। मीरा मुड्डी, मुझे इस तरह के कार्यक्रम पसंद नहीं है, बूढ़ी औरत ने कहा। लेकिन अगर तुम मेरे साथ बैठना चाहो तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। मीरा आश्चर्य से मुस्कुराई, खुशी से। आशी उनके बगल में बैठ गई, कैंडी और अपनी मां की महानता के बारे में बड़बड़ा रही थी। वे तीनों सूर्यास्त के समय एक पेड़ के नीचे बैठे थे। दूर से रोहन ने उन्हें देखा और धीरे धीरे सांस छोड़ी। मीरा अब सिर्फ एक किराए की साथी नहीं थी, वह कोई ऐसी थी जिसे वह छोड़ना नहीं चाहता था। अगली सुबह रोहन कॉफी के साथ बैठा था। कल के बारे में सोच रहा था, मीरा की मुस्कान के बारे में, उसकी आवाज के बारे में, जिस तरह से आशी ने उसे गले लगाया था। दादी सा कमरे में आईं। उन्हें फिर से बुलाओ, उन्होंने कहा। रोहन ने आश्चर्य से उन्हें देखा। मीरा और आशी। उन्होंने सिर हिलाया। उस छोटी लड़की की हंसी इस घर को जीवंत कर देती है और मैं वह जलेबी आजमाना चाहती हूं जिसके बारे में मीरा ने बताया था। सड़क किनारे का खाना कभी कभी शानदार व्यंजनों की तुलना में ज्यादा दिल को सुकून देता है। रोहन मुस्कुराया। वह शायद सहमत ना हो तो फिर सही तरीके से पूछो, दादी सा ने जवाब दिया। और इस बार बिना किसी सौदे के, बस अपने दिल से। फिर रोहन मीरा की दुकान पर वापस गया। उसने उसे पहचान लिया था का प्ले, लेकिन काम करती रही। मुझे अंदाजा लगाने दो, उसने कहा। आपकी दादी को और समोसे चाहिए? वह आप लोगों से मिलना चाहती हैं, रोहन ने जवाब दिया। तुम दोनों से? मीरा झिझकी। रोहन ने और धीरे से कहा, सिर्फ आज रात के लिए। आशी ने अपने सुपर हीरो के बारे में बताया। मुझे लगता है कि दादी सा के लिए आप लोग पहले से ही परिवार की तरह हैं। मीरा मुस्कुराई। ठीक है, लेकिन भुगतान चाय और 2 घंटे की शांति होगी। मंजूर, रोहन ने अपनी छाती पर हाथ रखते हुए कहा। उस मुलाकात के बाद और भी मुलाकातें हुईं। रोहन हर शनिवार को आने लगा।
सूट में नहीं बल्कि जीन्स में मीरा की मदद करता था। आशी ने उसे सभी समोसे चखने पर मजबूर किया। कभी कभी वह उनके साथ रात का खाना खाता था, अलग अलग कटोरियों में चिकन करी, मोमबत्ती की रोशनी और हंसी। आशी उनके बीच में बैठती थी, अपने प्ले स्कूल और कहानियों के बारे में बताती थी। एक दिन मीरा ने रोहन को रसोई में बैठे आशी की खरगोश की गुड़िया का कान सिलते हुए देखा। एक आदमी जो अरबों का प्रबंधन करता था, एक खिलौने को ध्यान से ठीक कर रहा था। मीरा ने चुपचाप देखा, अपने गले में एक गांठ महसूस की। उस रात आशी ने फुसफुसाया, माँ, रोहन अंकल आपको ऐसे देखते हैं जैसे कार्टून में राजकुमार राजकुमारी को देखता है। मीरा मुस्कुराई, तुम बहुत ज्यादा परियों की कहानियां देखती हो। लेकिन उसकी आंखें चमक रही थीं। जब मां नहीं देख रही होती, एक सामने लगा रहे। मां के साथ प्यार करता है, करता भी का। तब भी मीरा चुप हो गई। लेकिन फिर बर्तन धोते समय उसने अपनी परछाई पकड़ी और सोचा कि क्या उसकी आंखें भी चमक रही हैं। कोई बड़े शब्द नहीं थे, लेकिन खामोशी में भावनाएं बढ़ रही थीं। रोहन ने देखा कि मीरा खाना बनाते समय कैसे गुनगुनाती है, कैसे वह एक भूखे बच्चे को अतिरिक्त समोसा देती है, वह आशी से कैसे उसके स्तर पर बात करती है। और मीरा ने देखा कि रोहन कैसे सुनता है, कैसे वह दरवाजा पकड़ता है, कैसे वह आशी को देखता है। यह अब कोई सौदा नहीं था, यह कुछ और था, कुछ ऐसा जो रात के खाने और अनजाने में हुए हाथ के स्पर्श के बीच पैदा हुआ था। यह खतरनाक और सुंदर था। यह सब एक गपशप पोर्टल पर एक शीर्षक के साथ शुरू हुआ। एक करोड़पति ने नकली रोमांस के लिए एक अकेली मां को काम पर रखा। इसके नीचे पार्टी की एक तस्वीर थी। टिप्पणियां क्रूर थीं। पैसे के लिए क्या क्या नहीं करते, वह उसकी बेटी है। सस्ती लोकप्रियता। दोपहर तक हर कोई इसके बारे में बात कर रहा था। मीरा अपनी जगह पर थी जब एक अनजान आदमी उसके पास आया, उसे लेख दिखाया और हंसा। तो तुम हो वह जिसे एलीट हायर कहा जाता है। फिर अपमान आने लगे। नकली, शर्मनाक। किसी ने उसके समोसों पर नींबू पानी डाल दिया और फिर आशी चीखी। मीरा ने उसे पकड़ा और भागी। घर पर उसने दरवाजा बंद कर लिया और अपनी बेटी को गले लगाकर फर्श पर गिर पड़ी। वह रोई, शर्म के कारण नहीं, बल्कि जो सच महसूस हुआ था उसे खोने के कारण। उसने खुद को रोहन के साथ एक परिवार पर विश्वास करने दिया था। उसने उसकी मुस्कान, उसकी आंखों में गर्मी के बारे में सोचा। लेकिन दुनिया के लिए वह सिर्फ एक घोटाले का हिस्सा थी। उसने अपना फोन उठाया और लिखा, मैंने सब देख लिया है, वे सही हैं। तुम्हारी दुनिया में मेरी कोई जगह नहीं है, रोहन, और मैं आशी को इसमें नहीं घसीटूंगी। अब कोई सौदा नहीं। उसने भेजें दबाया, कोई जवाब नहीं आया। रोहन अपने दफ्तर में बैठा था। उसका संदेश फिर से पढ़ रहा था। उसका दिल जो अभी अभी जीवित हुआ था, दुख रहा था। उसने बैठकें रद्द कर दी और रसोई में चला गया। वहां पिछली रात की 3 प्लेटें थीं। उसने अपने पसंदीदा समोसे खरीदे थे। वे अछूते पड़े थे। उसका अपार्टमेंट खाली महसूस हो रहा था। उसने सोचा कि वह सब कुछ नियंत्रित करता है, लेकिन उसे प्यार हो गया था और अब वह उसे खो रहा था, जिसने उसे फिर से महसूस कराया था। कराया था। इसलिए नहीं कि उसने उसे जाने दिया, बल्कि इसलिए कि वह कहने की हिम्मत करने से पहले ही चली गई कि वह उसे जाने नहीं देना चाहता। सड़कें वही दिख रही थीं, लेकिन कुछ बदल गया था। मीरा अपनी दुकान के पीछे खड़ी थी। उसकी हरकतें धीमी थीं। आशी उसके बगल में बैठी थी। उसने अपने खरगोश को गले लगा रखा था। रोहन अंकल नाराज हैं? उसने पूछा। मां ने उन्हें अंदर क्यों नहीं आने दिया? मीरा उसके बगल में झुकी। नहीं बेटा, वह नाराज नहीं है। बड़े लोग कभी कभी सब कुछ बिगाड़ देते हैं, लेकिन यह तुम्हारी गलती नहीं है। आशी ने सिर हिलाया लेकिन मुस्कुराई नहीं। रोहन ने अपने दफ्तर की खिड़की से उस खरगोश की गुड़िया को देखा जो आशी छोड़ गई थी। वह उसे वापस करना चाहता था, लेकिन हिम्मत नहीं हुई। जिंदगी चलती रही, लेकिन उसका मन यहां नहीं था। 2 बार वह उसकी दुकान के पास से गुजरा, दूर से देखता रहा। उसे उनकी याद आ रही थी, उनकी छवि की नहीं, बल्कि उनकी असलियत की। आशी की हंसी और मीरा की नजर। उस रात दादी सा ने उसे बुलाया। बैठो, उन्होंने कहा। मैंने बहुत सारे दिखावे देखे हैं। जब वह आई तो मुझे पता था कि वह तुम्हारी प्रेमिका नहीं है, लेकिन मैंने कुछ और भी देखा। रोहन ने ऊपर देखा। मैंने देखा कि तुम उसे और उसकी बेटी को कैसे देखते हो। अहंकार को उस बच्चे के परिवार में विश्वास को छीनने मत दो, और मीरा को यह सोचने मत दो कि वह सिर्फ एक अनुबंध है। उसकी सांस अटक गई। मैं तुम्हें जानती हूं, सकी सकी देवास परिवार को वाता की तुम्हें देखा, दादी सा ने कहा।
तुम असलियत से डरते हो, लेकिन तुम इसे पहले से ही चाहते हो, तुम बस इसे स्वीकार नहीं करते। उन्होंने उसका हाथ छुआ। अगर तुम भाग्यशाली हो तो वे इंतजार करेंगे, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। रोहन ने सिर हिलाया। धन्यवाद, जाओ, लेकिन सच्चाई के साथ जाओ, माफी के साथ नहीं। उसे अभी तक नहीं पता था कि वह क्या कहेगा, लेकिन उसे पता था कि कहां जाना है। दिन ढल रहा था। रोहन ने उसे एक सुनसान बाजार की गली में पाया। वह अपनी दुकान समेट रही थी। आशी अपने खरगोश के साथ एक गत्ते के डिब्बे में बगल में बैठी थी। उसने उसे देखा और जम गई। फिर उसका चेहरा खिल उठा। रोहन अंकल, वह चिल्लाई और दौड़कर उसे गले लगा लिया। मैंने मां से कहा था अंकल जरूर वापस आएंगे। रोहन ने उसे गले लगा लिया। मुझे भी तुम्हारी याद आई बेटा। मीरा पास आई। उसकी आंखों में दर्द, सावधानी और उम्मीद भरी थी। रोहन ने खरगोश निकाला। वह मेरी मेज पर था। मुझे लगता है कि उसे याद आ रही थी। आशी खिलखिलाई। उसे हम सबकी याद आ रही थी। रोहन खड़ा हुआ और मीरा की ओर मुड़ा। मुझे पता है मैंने तुम्हें दुख पहुंचाया। माफ करना। काम करना था, बात आदोदा, अपनी की तकनीको। मैंने डर और अहंकार को हावी होने दिया। मुझे तुम्हारी रक्षा करनी चाहिए थी। मीरा चुप रही। मैंने यह योजना नहीं बनाई थी, उसने आगे कहा। लेकिन मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम्हारी ताकत से, तुम्हारी बेटी के लिए तुम्हारे प्यार से। तुम मेरे जीवन में एक झूठ के रूप में आई, लेकिन मेरे दिल की सच्चाई बन गई। वह एक पल रुका और एक घुटने पर बैठ गया। मीरा, मैं अब और दिखावा नहीं करना चाहता। मैं वह व्यक्ति बनना चाहता हूं जो तुम्हारे घर आता है। मैं तुम्हारा साथी, आशी का पिता और तुम्हारा पति बनना चाहता हूं। खामोशी। मीरा के होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें भर आई थीं। आशी मुस्कुराई। अच्छा हुआ मैंने आशी को माफ करना सिखाया। मीरा ने फुसफुसाया। वह पास आई। उसी ने मुझे हार न मानने के लिए मनाया। रोहन ने आशी को देखा, जिसने अंगूठा दिखाया। मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। हां, लेकिन इस बार सिर्फ हम। रोहन खड़ा हुआ और उसे गले लगा लिया। उनके चारों ओर जीवन बह रहा था, लेकिन उनके लिए समय रुक गया था। आशी उनके चारों ओर घूम रही थी। मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। और पहली बार रोहन को मजबूत नहीं बल्कि खुश महसूस हुआ। वह घर आ गया था। सुबह की धूप आशा फाउंडेशन के दान से पुनर्निर्मित स्थानीय सामुदायिक भवन की खिड़कियों से छनकर आ रही थी। मीरा ने यह जगह चुनी थी। आंगन में पुराना बरगद, साथी का पेड़ जहां बच्चे खेलते थे। यह दूसरे मौके का प्रतीक था। शादी साधारण थी। पड़ोसी, कुछ दोस्त, कोई पत्रकार नहीं। आशी आगे चल रही थी। चमेली की पंखुड़ियां बिखेर रही थीं। उसके पीछे मीरा एक साधारण सफेद साड़ी में थी। रोहन बरगद के पेड़ के नीचे इंतजार कर रहा था। पहली पंक्ति में दादी सा एक कढ़ाई वाली शॉल में बैठी थीं, जिस पर लिखा था, प्यार अपना रास्ता खोज लेगा। उन्हें इस पर विश्वास था। रोहन ने मीरा का हाथ पकड़ा। मीरा, उसने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें एक भूमिका निभाने के लिए भुगतान किया, क्योंकि मैं असलियत से डरता था। मैंने सोचा कि मुझे एक आदर्श साथी की जरूरत है, जबकि वास्तव में मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो मेरे जले हुए डोसे पर हंसे। मेहमान मुस्कुराए। मीरा की आंखें भर आईं। तुम एक दिन के लिए आई थीं, उसने आगे कहा। मैं तुमसे जिंदगी भर रहने के लिए कह रहा हूं, बिना किसी अनुबंध के, बस हम। उसने एक अंगूठी पेश की। मीरा, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? मीरा ने एक सांस ली, आंसुओं के बीच मुस्कुराई और कहा, पहले तुमने मुझे अपनी दुनिया का हिस्सा बनने के लिए भुगतान किया था। आज मैं रहने का चुनाव कर रही हूं, इसलिए नहीं कि तुम कौन हो, बल्कि इसलिए कि तुमने मुझे वैसे ही देखा जैसी मैं हूं। हां, मैं करूंगी। निकाह कराने वाले पंडित जी अपने सामने बैठे जोड़े को देखकर मुस्कुराए। उन्होंने इस सामुदायिक भवन में कई शादियां देखी थीं, लेकिन इस जोड़े में कुछ अलग था। यह विलासिता नहीं थी जिसने उन्हें खास बनाया, बल्कि सादगी और ईमानदारी जो उनकी आंखों से झलक रही थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पंडित जी ने शुरू किया। हम यहां रोहन पुत्र श्री हरदोनो और मीरा पुत्री श्री सुप्रमण के पवित्र बंधन के साक्षी बनने के लिए एकत्रित हुए हैं। रोहन ने महसूस किया कि उसके हाथ पसीज रहे हैं। हां, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सैकड़ों लोगों के सामने बोलने का आदी था, अब एक युवा लड़के की तरह घबराया हुआ महसूस कर रहा था, जो पहली बार प्यार में पड़ा था। और शायद यह सच था, क्योंकि यह पहली बार था जब उसने सच्चा प्यार महसूस किया था। मैं आपको मीरा पुत्री श्री सुप्रमण से एक जोड़ी प्रार्थना के सामान और 50 लाख रुपए नकद के मोहर के साथ निकाह कराता हूं।
रोहन ने गहरी सांस ली और एक दृढ़ लेकिन भावुक आवाज में इज्जत कबूल किया। मैंने मीरा पुत्री श्री सुप्रमण से उक्त मोहर के साथ निकाह स्वीकार किया। नकद। तालियों की गड़गड़ाहट सामुदायिक भवन में गूंज उठी। आशी, जो दादी सा की गोद में बैठी थी, तुरंत उनकी ओर दौड़ी। मां, रोहन अंकल, अब हम एक परिवार बन गए हैं। मीरा घुटनों के बल बैठ गई और अपनी बेटी को गले लगा लिया। हाँ बेटा, हम एक परिवार बन गए हैं। रोहन भी घुटनों के बल बैठ गया और उन दोनों को गले लगा लिया। अब मैं रोहन अंकल नहीं हूं, उसने आशी से धीरे से कहा। अगर तुम चाहो तो मुझे पापा बुला सकती हो। आशी की आंखें बड़ी हो गईं। उसने अपनी मां की ओर देखा जैसे अनुमति मांग रही हो। मीरा ने नम आंखों से सिर हिलाया। पापा। आशी ने रोहन के गले में कसकर बाहें डाल दी। अब मेरे पास एक पिता है, मुझे अपने प्ले स्कूल के दोस्तों को बताना होगा। कमरे में गर्मजोशी भरी हंसी फैल गई। जो मेहमान शुरू में सिर्फ साधारण पड़ोसी और कुछ करीबी दोस्त थे, अब एक बहुत ही खास पल के साक्षी महसूस कर रहे थे। रत्ना, रोहन की मां, कमरे के एक कोने में खड़ी थी। उसका चेहरा अभी भी कठोर था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ बदल गया था। उसे याद आया कि कैसे मीरा ने दादी सा की जन्मदिन की पार्टी में ठसके लगे बच्चे को बचाया था। उसे याद आया कि कैसे आशी ने मासूमियत से अपनी सुपरहीरो मां के बारे में बताया था, और उसे याद आया कि उसका बेटा उस तरह से मुस्कुरा रहा था जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। दादी सा रत्ना के पास गईं। तुम अभी भी सहमत नहीं हो? रत्ना ने एक सांस ली। मां, यह सहमत होने या ना होने के बारे में नहीं है। मुझे हमारे परिवार की प्रतिष्ठा की चिंता है। मीडिया में वह घोटाला। दादी सा धीरे से हंसी। मेरी प्यारी, असली घोटाला तब होता है जब हम दूसरों की राय के डर से खुशी को अस्वीकार कर देते हैं। अपने बेटे को देखो, तुमने उसे आखिरी बार इतना खुश कब देखा था? रत्ना ने रोहन को देखा, जो आशी को अपने कंधों पर उठाए हुए था, जबकि मीरा उन्हें देखकर हंस रही थी। बहुत लंबे समय में पहली बार उसका बेटा आजाद दिख रहा था। रोहन सीईओ नहीं, परिवार की कंपनी का वारिस रोहन नहीं, बल्कि सिर्फ रोहन, एक आदमी जो खुश था। शायद, रत्ना ने धीरे से कहा, मुझे उन्हें एक मौका देना चाहिए। दादी सा ने अपनी बहू के हाथ पर थपथपाया। मैं यही सुनना चाहती थी। एक साधारण रिसेप्शन सामुदायिक भवन के आंगन में आयोजित किया गया था। दशकों से खड़े पुराने बरगद के पेड़ की छांव में लकड़ी की मेजें एक घेरे में रखी गई थीं, जिन्हें सुगंधित चमेली और चंपा के फूलों से सजाया गया था। कोई शानदार सजावट नहीं थी, सिर्फ सच्ची सादगी थी। मीरा ने खुद रिसेप्शन के लिए व्यंजन बनाए थे। स्वादिष्ट शोरबे वाली चिकन करी, पूरी तरह से पके हुए पीले चावल और निश्चित रूप से उसके प्रसिद्ध समोसे। उसने रोहन के महंगे कैटरर को काम पर रखने के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था। यह मेरी शादी है, उसने दृढ़ता से कहा। मैं चाहती हूं कि मेरे मेहमान मेरा अपना खाना चखें। यह मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। रोहन ने कोई आपत्ति नहीं की। उसने सीख लिया था कि मीरा एक ऐसी महिला थी जो जानती थी कि वह क्या चाहती है, और वह उससे प्यार करता था। ठीक इसी वजह से मेहमानों ने बड़े चाव से व्यंजनों का आनंद लिया। जो पड़ोसी अब तक मीरा को एक साधारण समोसे वाली के रूप में जानते थे, अब उसे एक अलग नजर से देख रहे थे। इसलिए नहीं कि उसने एक अमीर आदमी से शादी की थी, बल्कि इसलिए कि हालात बदलने के बावजूद वह खुद बनी रही। मीरा, श्रीमती यांती नाम की एक पड़ोसी उसके पास आई। तुम्हारा खाना हमेशा स्वादिष्ट होता है, लेकिन आज इसका स्वाद कुछ ज्यादा ही खास है। मीरा मुस्कुराई, क्योंकि मैंने इसे खुश दिल से बनाया है। यांती जी, मुझे याद है जब तुम पहली बार उस किराए के घर में आई थीं। श्रीमती यांती ने आगे कहा, अकेली, आशी के साथ जो अभी भी एक बच्ची थी। तुमने हर दिन कड़ी मेहनत की, कभी शिकायत नहीं की। मैं हमेशा तुम्हारी प्रशंसा करती थी। मीरा की आंखें भर आईं। धन्यवाद यांती जी। उन कठिन समय में आपका और अन्य पड़ोसियों का समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता था। रोहन उनके पास आया। माफ करना, दखल दे रहा हूं, लेकिन क्या मैं अपनी पत्नी को थोड़ी देर के लिए उधार ले सकता हूं? मेरी पत्नी शब्द अभी भी उसकी जबान पर अजीब लग रहा था, लेकिन बहुत मीठा भी। मीरा हंसी और उसके पीछे आंगन के एक शांत कोने में चली गई। क्या हुआ? कुछ नहीं, रोहन ने प्यार भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा। मैं बस तुम्हें देखना चाहता था, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह सब सच है। मीरा ने उसके गाल को छुआ। यह सच है, हम सच हैं, तुम्हें पता है, रोहन ने आगे कहा। जब आशी ने पहली बार मेरी कार की खिड़की पर दस्तक दी और कहा कि मुझे एक पत्नी चाहिए और उसे एक पिता,
तो मुझे लगा कि यह सबसे अजीब बात है जो मैंने कभी सुनी है। और अब मुझे लगता है कि शायद बच्चे हम बड़ों से ज्यादा समझदार होते हैं। वे देखते हैं कि हमें क्या चाहिए इससे पहले कि हम खुद इसे महसूस करें। मीरा हंसी। आशी के पास हमेशा लोगों को आश्चर्यचकित करने का एक तरीका होता है, अपनी मां की तरह, रोहन ने धीरे से कहा। वे एक आरामदायक खामोशी में खड़े रहे, भीड़ के बीच में एक दूसरे के साथ पल का आनंद ले रहे थे। सूरज पश्चिम की ओर झुकने लगा था, आसमान को नारंगी और गुलाबी रंग से रंग रहा था। दूर से वे आशी की हंसी सुन सकते थे जो पड़ोस के बच्चों के साथ खेल रही थी। रोहन, मीरा ने अचानक कहा, हाँ, मैं तुम्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। किस लिए? मुझे देखने के लिए। एक गरीब महिला के रूप में नहीं जिसे बचाने की जरूरत है, दया की वस्तु के रूप में नहीं, बल्कि मेरे असली रूप में। तुमने मुझे कभी बदलने की कोशिश नहीं की। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मैं तुम्हें क्यों बदलूंगा? तुम जैसी हो वैसी ही आदर्श हो। मैं आदर्श से बहुत दूर हूं। मीरा ने धीरे से हंसा। मैं जिद्दी हूं, कभी कभी मदद स्वीकार करने के लिए बहुत गर्व महसूस करती हूं, और मेरी एक बुरी आदत है बिना सोचे समझे सीधे सीधे बात करने की। और मुझे तुम्हारे बारे में यह सब पसंद है। तुम्हारी जिद ने मुझे ताकत के बारे में सिखाया, तुम्हारे गर्व ने मुझे गरिमा के बारे में सिखाया, और तुम्हारी बेबाकी। रोहन मुस्कुराया। वह मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। मेरी दुनिया में लोग हमेशा छिपे हुए एजेंडे के साथ बात करते हैं। तुम ताजी हवा का झोंका हो। मीरा ने उसे गले लगा लिया। मैं तुमसे प्यार करती हूं, उसने फुसफुसाया। मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, रोहन ने जवाब दिया, शब्दों से कहीं ज्यादा। रात धीरे धीरे दिल्ली पर उतर आई। अंधेरे आसमान में तारे टिमटिमाने लगे थे। मेहमान एक एक करके विदा हुए, अपने साथ खूबसूरत यादें और भरा हुआ पेट लेकर गए। आशी दादी सा की गोद में सो गई थी। दिन भर खेलने और उत्साहित रहने के बाद थक गई थी। रोहन ने धीरे से अपनी सौतेली बेटी को उठाया और उसे गोद में ले लिया। चलो घर चलें, उसने मीरा से कहा। घर, इस शब्द का अब एक नया अर्थ था। मीरा ने अपने पति का हाथ पकड़ा और वे सामुदायिक भवन के सामने खड़ी लैंड रोवर की ओर चले। लेकिन इस बार वह शानदार कार मीरा को अजनबी नहीं लगी। यह वह वाहन था जो उसके परिवार को घर ले जाएगा। रुको, दादी सा ने उन्हें पुकारा। वे मुड़े। बूढ़ी औरत अपनी बेअंत के सहारे चल रही थी। रत्ना उसकी मदद कर रही थी। तुम्हारे जाने से पहले मैं कुछ कहना चाहती हूं। दादी सा ने समझदारी भरी आंखों से मीरा को देखा। बेटी मीरा, हमारे परिवार में तुम्हारा स्वागत है। मुझे पता है कि तुम्हारी मुलाकात असामान्य थी, लेकिन प्यार शायद ही कभी उस तरह से आता है जैसा हम उम्मीद करते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि हम उसके बाद क्या करते हैं। उसने अपनी जेब से एक पुरानी अंगूठी निकाली। यह मेरी दिवंगत मां की अंगूठी है। यह हमारे परिवार में 3 पीढ़ियों से है। मैं चाहती हूं कि तुम इसे रखो। मीरा हैरान रह गई। दादी सा, मैं नहीं ले सकती। ले सकती हो और लेना ही होगा, दादी सा ने दृढ़ता से कहा। तुम अब इस परिवार का हिस्सा हो, और यह अंगूठी हमेशा सबसे प्यारी बहू को दी जाती है। उसने रत्ना की ओर एक शरारती मुस्कान के साथ देखा। माफ करना रत्ना, लेकिन तुम्हें उस समय दूसरी अंगूठी मिली थी। रत्ना हंसी। उस रात पहली बार सच्ची गर्मजोशी दिखा रही थी। कोई बात नहीं मां, मीरा इसकी हकदार है। मीरा ने नम आंखों से अपने हाथ में अंगूठी को देखा। वह साधारण थी, चांदनी में चमकते एक छोटे से पत्थर के साथ, लेकिन इसका मूल्य भौतिक कीमत से कहीं ज्यादा था। धन्यवाद दादी सा, मीरा ने कांपती आवाज में कहा। मैं इसका अच्छी तरह से ध्यान रखूंगी। दादी सा ने उसे गले लगा लिया। मेरे पोते का भी ध्यान रखना। वह अपने पिता की तरह जिद्दी है, लेकिन उसका दिल नरम है। मैं रखूंगी। उन्होंने विदा ली और कार में बैठ गए। रोहन उस रात खुद गाड़ी चला रहा था। उस ड्राइवर को मना कर दिया जो आमतौर पर उसे ले जाता था। वह चाहता था कि यह पल सिर्फ उन तीनों का हो। आशी पीछे की सीट पर गहरी नींद में सो रही थी, अपनी खरगोश की गुड़िया को गले लगाए हुए जिसे रोहन ने सिला था। मीरा कभी कभी पीछे मुड़कर देखती, यह सुनिश्चित करने के लिए कि उसकी बेटी ठीक है। तुम एक अद्भुत मां हो, रोहन ने खामोशी को तोड़ते हुए कहा। मैं बस वही कर रही हूं जो कोई भी मां करती। नहीं, रोहन ने सिर हिलाया। तुम्हारी स्थिति में बहुत से लोग हार मान लेते। अकेले, बिना किसी सहारे के एक बच्चे को पालते हुए कड़ी मेहनत करना। लेकिन तुमने सिर्फ संघर्ष नहीं किया, तुमने आशी को एक खुशहाल बचपन दिया जो प्यार से भरा था। मीरा एक पल के लिए चुप रही। तुम्हें पता है, एक समय था जब मैं लगभग हार मान चुकी थी। ऐसी रातें थीं
जब मैं आशी के सो जाने के बाद रोती थी, सोचती थी कि क्या मैं उसके लिए काफी अच्छी हूं, क्या मैं उसे वह दे सकती हूं जो उसे चाहिए, और किस चीज ने तुम्हें चलते रहने के लिए प्रेरित किया। आशी। मीरा मुस्कुराई। हर सुबह वह एक मुस्कान के साथ उठती, मुझे गले लगाती और कहती, मैं आपसे प्यार करती हूं मां। यह मुझे फिर से उठने के लिए काफी था। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम अकेली नहीं हो, हम सब कुछ एक साथ सामना करेंगे। वे अपने नए घर पहुंचे, एक घर जो रोहन ने अपने छोटे परिवार के लिए विशेष रूप से खरीदा था। यह उसके परिवार की शानदार हवेली नहीं थी, बल्कि शहर के बाहरी इलाके में एक आरामदायक घर था जिसमें एक बड़ा आंगन था जहां आशी खेल सकती थी। तुम्हें एक नया घर खरीदने की जरूरत नहीं थी, मीरा ने विरोध किया था जब रोहन ने उसे पहली बार दिखाया था। तुम्हारे परिवार का घर पहले से ही बहुत बड़ा है। मैं चाहता हूं कि हम एक नई जगह पर शुरुआत करें, रोहन ने समझाया। एक ऐसी जगह जो हमारी अपनी हो, किसी की विरासत नहीं। यह घर हमारे परिवार का घर होगा। और मीरा समझ गई, यह रोहन का यह दिखाने का तरीका था कि वह उनके नए जीवन के बारे में गंभीर था। रोहन ने अभी भी सो रही आशी को गोद में उठाया और उसे उसके लिए तैयार किए गए कमरे में ले गया। कमरा एक परियों की कहानी की थीम पर सजाया गया था। दीवारें नरम गुलाबी रंग की थीं, जिन पर महलों और सफेद घोड़ों के चित्र थे। कमरे के एक कोने में कहानियों की किताबों और खिलौनों से भरी एक अलमारी थी। मीरा ने अपनी बेटी को कंबल ओढ़ाया और उसके माथे पर चूमा। शुभ रात्रि बेटा, कल से तुम एक नए घर में एक नए पिता के साथ उठोगी। वे आशी के कमरे से बाहर निकले और मुख्य शयन कक्ष में चले गए। मीरा दरवाजे पर रुक गई। अचानक घबराहट महसूस हुई। यह पति पत्नी के रूप में उनकी पहली रात थी। तुम ठीक हो? रोहन ने उसकी घबराहट को देखते हुए पूछा। हाँ बस, मीरा शर्माकर हंसी। यह अब बहुत वास्तविक लग रहा है। रोहन ने उसका हाथ पकड़ा। हमें कोई जल्दी नहीं है, मैं चाहता हूं कि तुम सहज महसूस करो। मुझे पता है, मीरा मुस्कुराई, इसीलिए मैं तुमसे प्यार करती हूं। वे बिस्तर के किनारे एक दूसरे के बगल में एक आरामदायक खामोशी में बैठ गए। बाहर दिल्ली शहर सो रहा था। झींगुरों की आवाज रात की कोमल हवा के साथ मिल रही थी। तुम्हें पता है मैं क्या सोच रही हूं? मीरा ने कहा। क्या? मैं हमारी पहली मुलाकात के दिन के बारे में सोच रही हूं। तुम अपनी महंगी लैंड रोवर से अपने महंगे सूट में बाहर निकले और मैं अपनी समोसे की दुकान के पीछे आटे से सने एप्रन में खड़ी थी। किसने सोचा था कि हम यहां पहुंचेंगे? रोहन हंसा। अगर तुम सोचो तो यह सब आशी की वजह से है। अगर उसने मेरी कार की खिड़की पर दस्तक न दी होती तो तुम शायद अपनी मां की पसंद की किसी महिला से शादी कर लेते। मीरा ने उसका वाक्य पूरा किया। और मैं शायद अभी भी सड़क किनारे समोसे बेच रही होती। शायद नहीं, रोहन ने गंभीरता से कहा। मुझे विश्वास है कि हम मिलने के लिए ही बने थे। किसी न किसी तरह, किसी न किसी जगह पर हम एक दूसरे को ढूंढ लेते। मीरा ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। तुम इतने रोमांटिक कब से हो गए? जब से मुझे तुमसे प्यार हुआ। उस रात वे देर तक बातें करते रहे, ऐसी कहानियां साझा करते रहे जो उन्होंने पहले कभी नहीं बताई थीं। रोहन ने अपने अकेले बचपन के बारे में बताया, अपने पिता के बारे में जो हमेशा कंपनी के साथ व्यस्त रहते थे, और उसकी मां जो सामाजिक दिखावे पर बहुत ज्यादा ध्यान केंद्रित करती थीं। इस बारे में कि वह सभी भौतिक सुख सुविधाओं के साथ कैसे बड़ा हुआ, लेकिन पारिवारिक गर्मजोशी की कमी थी। मीरा ने अपने अतीत के बारे में बताया, अपने पहले प्यार के बारे में जो धोखे में समाप्त हुआ जब वह आशी से गर्भवती थी। इस बारे में कि कैसे उसे अपने परिवार के घर से निकाल दिया गया क्योंकि उसे एक कलंक माना जाता था। शून्य से अपना जीवन बनाने के कठिन वर्षों के बारे में। मुझे आशी होने का कभी पछतावा नहीं हुआ, मीरा ने कहा। वह मेरे साथ हुई सबसे अच्छी चीज है, लेकिन मुझे गलत आदमी पर विश्वास करने का पछतावा है। वह बेवकूफ था, रोहन ने दृढ़ता से कहा। जिसने भी तुम्हें और आशी को छोड़ा वह दुनिया का सबसे बेवकूफ इंसान है, और अब मेरे पास एक बहुत बेहतर आदमी है। मीरा मुस्कुराई। वे एक दूसरे की बाहों में सो गए, दिल भरे हुए और एक उज्जवल भविष्य की प्रतीक्षा में। यह उनकी नई कहानी की शुरुआत थी। एक कहानी जो एक नकली सौदे से शुरू हुई लेकिन सबसे सच्चे प्यार पर समाप्त हुई। शादी के कुछ महीने खूबसूरती से बीत गए। उस छोटे से परिवार में एक नई दिनचर्या बन गई। हर सुबह रोहन ऑफिस जाने से पहले मीरा और आशी के साथ नाश्ता करता था। अब बहुत बड़ी डाइनिंग टेबल पर अकेले नाश्ता करना या रिपोर्ट पढ़ते हुए कॉफी पीना नहीं था।
अब आशी की हंसी थी जो पिछली रात के अपने सपनों के बारे में बताती थी। मीरा थी जो गर्मा गर्म पोहा या आलू पराठा तैयार करती थी। एक गर्मजोशी थी जो हर दिन को खास बनाती थी। मीरा ने अपनी आर्थिक स्थिति में भारी बदलाव के बावजूद समोसे बेचना जारी रखने का फैसला किया। यह पैसे के बारे में नहीं है, उसने रोहन को समझाया जो शुरू में भ्रमित था। यह मेरी पहचान के बारे में है। वह समोसे मेरे संघर्ष का प्रतीक हैं। मैं इसे सिर्फ इसलिए नहीं भूलना चाहती क्योंकि अब मेरी जिंदगी आसान हो गई है। रोहन ने उसके फैसले का सम्मान किया, यहां तक कि उसने मीरा को अपना व्यवसाय बढ़ाने में भी मदद की। सड़क किनारे की एक छोटी सी दुकान से मीरा के पास अब पारंपरिक बाजार क्षेत्र में एक आरामदायक छोटी सी दुकान थी। नाम वही रहा, मां के हाथ के प्यार भरे समोसे। लेकिन अब छोटी छोटी मेजें थीं जहां ग्राहक नींबू पानी या मीठी चाय के साथ गर्मा गर्म समोसों का आनंद ले सकते थे। आशी एक हंसमुख और आत्मविश्वासी बच्ची के रूप में विकसित हो रही थी। प्ले स्कूल में वह बच्ची नहीं थी जो चुप रहती थी जब उसके दोस्त अपने पिता के बारे में बात करते थे। अब वह बहुत ज्यादा उत्साहित रहती थी। मेरे पापा खरगोश की गुड़िया सिल सकते हैं, वह अपने दोस्तों को गर्व से बताती थी। और मेरे पापा खाना भी बना सकते हैं, लेकिन मां कहती हैं कि उनके डोसे हमेशा जल जाते हैं। प्ले स्कूल के शिक्षकों ने आशी में एक बड़ा बदलाव देखा। जो बच्ची पहले शांत और अक्सर अकेली रहती थी, अब कक्षा में सबसे सक्रिय और खुश रहने वालों में से एक बन गई थी। मीरा जी। एक शिक्षक ने एक दिन मीरा से मुलाकात की जब वह आशी को लेने आई थी। मैं बस यह कहना चाहती थी, आशी में बदलाव अविश्वसनीय है। वह एक फूल की तरह है जो आखिरकार खिल गया है। मीरा मुस्कुराई। उसे वह मिला जिसकी उसे हमेशा जरूरत थी, एक पूरा परिवार। समय के साथ रोहन के परिवार के साथ मीरा के संबंध भी सुधर गए। रत्ना, जो शुरू में संशय में थीं, धीरे धीरे अपना दिल खोलने लगीं। एक महत्वपूर्ण क्षण तब आया जब मीरा एक नियमित स्वास्थ्य जांच के लिए रत्ना के साथ अस्पताल गई। तुम्हें साथ आने की जरूरत नहीं है, रत्ना ने कहा, लेकिन उसकी आवाज का लहजा सामान्य से कम कठोर था। मैं चाहती हूं, मीरा ने जवाब दिया। वैसे भी आप अब आशी की दादी हैं, हम परिवार हैं। अस्पताल के प्रतीक्षालय में उन्होंने पहली बार बिना किसी दीवार के बीच में बातचीत की। रत्ना ने एक करोड़पति परिवार की पत्नी के रूप में महसूस किए गए दबाव के बारे में बताया, उन उम्मीदों के बारे में जिन्हें उसे पूरा करना था, इस डर के बारे में कि उसका बेटा गलत चुनाव करेगा। मेरा तुम्हें कभी दुख पहुंचाने का इरादा नहीं था, रत्ना ने स्वीकार किया। मैं सिर्फ डरी हुई थी कि रोहन को चोट पहुंचेगी, डरी हुई थी कि हमारे परिवार की प्रतिष्ठा खराब हो जाएगी। लेकिन मैं गलत थी। आप अपने बेटे की रक्षा करना चाहती थीं, इसमें आप गलत नहीं थीं, मीरा ने धीरे से कहा। सभी माएं यही करती हैं, तुम्हारे सहित। मैंने देखा है कि तुम आशी की रक्षा कैसे करती हो। तुम एक अच्छी मां हो मीरा। मुझे माफ कर दो कि मैंने इसे शुरू से नहीं देखा। उस दिन से उनके रिश्ते बदल गए। रत्ना अक्सर रोहन और मीरा के घर आने लगी, आशी के लिए उपहार लाती और कभी कभी मीरा की समोसे की दुकान में मदद करती। महंगे डिजाइनर कपड़ों में रत्ना का ग्राहकों को समोसे परोसने का नजारा बाजार में चर्चा का विषय बन गया, लेकिन एक सकारात्मक तरीके से। देखो, लोग फुसफुसाते थे, वह अमीर परिवार घमंडी नहीं है, वे जमीन से जुड़े हुए हैं। दादी सा इस विकास को देखकर सबसे ज्यादा खुश थीं। अपनी बढ़ती उम्र में उन्हें लगा कि उनका जीवन पूरा हो गया है। उनका प्यारा पोता खुश था और उन्हें एक प्यारी परपोती मिली थी। आशी उनके बढ़ते बुढ़ापे के दिनों में एक रोशनी थी। दादी सा, आशी ने एक दिन पूछा जब वे बरामदे में बैठे थे, आप बेंत का इस्तेमाल क्यों करती हैं? क्योंकि मेरे पैर अब बूढ़े हो गए हैं बेटा, पहले जितने मजबूत नहीं रहे। जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं डॉक्टर बनूंगी और आपके पैर ठीक कर दूंगी। दादी सा हंसी और अपनी छोटी परपोती को गले लगा लिया। तुम जो चाहो वह बनना बेटा, महत्वपूर्ण यह है कि खुश रहो और दूसरों के साथ अच्छा करो। शादी के 1 साल बाद एक खुशखबरी आई जिसने परिवार को और भी पूरा कर दिया। मीरा गर्भवती थी। रोहन को यह खबर तब पता चली जब वह काम से घर लौटा और मीरा को लिविंग रूम में बैठे देखा, जिसके हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। यह क्या है? उसने पूछा। मीरा ने डिब्बा उसकी ओर बढ़ा दिया। उसके अंदर एक छोटा सा बच्चे का कपड़ा था जिस पर लिखा था, दुनिया के सबसे अच्छे पिता। रोहन ने कपड़े को देखा, फिर मीरा को देखा,
फिर वापस कपड़े को देखा। उसके दिमाग को यह समझने में कुछ सेकंड लगे कि क्या हो रहा है। हमारा एक बच्चा होने वाला है। मीरा ने नम आंखों से सिर हिलाया। मैं गर्भवती हूं रोहन, हमारा एक बच्चा होने वाला है। रोहन ने उसे कसकर गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे याद नहीं था कि वह आखिरी बार कब रोया था। शायद जब वह बच्चा था, लेकिन उस रात वह खुशी से रोया। धन्यवाद, उसने फुसफुसाया। मुझे सब कुछ देने के लिए धन्यवाद। आशी, जो शोर सुनकर आई थी, लिविंग रूम में दौड़कर आई। क्या हुआ? पापा क्यों रो रहे हैं? मीरा ने उसे अपनी बाहों में खींच लिया। आशी, बेटा, तुम एक बड़ी बहन बनने वाली हो। आशी की आंखें बड़ी हो गईं। बड़ी बहन? जैसे स्कूल में दिया दीदी की एक छोटी बहन है? हाँ, बिल्कुल वैसी ही। ये आशी खुशी से कूदने लगी। मुझे एक छोटी बहन चाहिए ताकि मैं उसके साथ गुड़िया खेल सकूं। हम देखेंगे बेटा। महत्वपूर्ण यह है कि वह स्वस्थ हो। मीरा की गर्भावस्था सुचारू रूप से चली। रोहन बहुत सुरक्षात्मक हो गया। कभी कभी इतना ज्यादा कि मीरा को उसे याद दिलाना पड़ता था कि वह गर्भवती है। बीमार नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मीरा हंसी जब रोहन उसका हल्का सा बैग उठाने पर अड़ा रहा। गांव में गर्भवती महिलाएं बच्चे के जन्म के दिन तक खेतों में काम करती हैं, लेकिन तुम गांव की महिला नहीं हो। तुम मेरी पत्नी हो और मैं नहीं चाहता कि तुम थक जाओ। मीरा केवल अपना सिर हिला सकती थी, लेकिन अपने दिल में वह इतने ध्यान रखने वाले पति के लिए आभारी थी। महीने बीत गए। मीरा का पेट बड़ा होता गया। आशी को अपनी मां के पेट पर कान लगाना बहुत पसंद था। वह अपने भाई या बहन की आवाज सुनने की कोशिश करती थी। वह चुप क्यों है? उसने एक दिन पूछा। वह अभी छोटा है बेटा। जब वह थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वह लात मारना शुरू कर देगा। और सचमुच कुछ हफ्तों बाद मीरा के गर्भ में बच्चा सक्रिय रूप से हिलने लगा। आशी को पहली बार अपनी हथेली पर लात महसूस होने पर बहुत खुशी हुई। मां, वह मुझे नमस्ते कह रहा है। परिवार के नए सदस्य का स्वागत करने की तैयारी शुरू हो गई। रोहन ने एक कमरे को एक नर्सरी में बदल दिया जिसमें तटस्थ रंग थे, क्योंकि उन्होंने बच्चे के लिंग को जन्म से पहले न जानने का फैसला किया था। इसे एक आश्चर्य रहने दो, मीरा ने कहा। आशी अपने भाई बहन के कमरे की तैयारी में सबसे ज्यादा उत्साहित थी। उसने खिलौने चुनने, कहानियों की किताबें सजाने और यहां तक कि दीवार पर चिपकाने के लिए चित्र बनाने में मदद की। यह हमारे परिवार का चित्र है, उसने गर्व से अपना काम दिखाया। चित्र में 4 डंडे वाले चित्र थे। सबसे लंबा पिता था, उसके बगल में बड़े पेट वाली मां, बीच में आशी और मां के पेट में एक वृत्त के अंदर एक छोटा सा चित्र जो बच्चे का प्रतिनिधित्व करता था। मीरा ने उस चित्र को ध्यान से रखा। यह एक अनमोल खजाना था। 9 महीने बीत गए। मानसून की एक रात में मीरा को अपना पहला संकुचन महसूस हुआ। रोहन, जो सो रहा था, अपनी पत्नी की कराह सुनकर तुरंत जाग गया। क्या यह समय है? उसने घबराहट में पूछा। ऐसा लगता है। कृपया वह बैग तैयार करो जो हमने पैक किया है। मिनटों में वे अस्पताल के रास्ते में थे। आशी को श्रीमती यान्ती के पास छोड़ दिया गया, जो फोन आने के तुरंत बाद आ गई थीं। अपने छोटे भाई या बहन का अच्छे से ख्याल रखना बेटा, मीरा ने जाने से पहले आशी से कहा। मां और पापा जल्द ही बच्चे के साथ घर आएंगे। आशी ने गंभीरता से सिर हिलाया, जैसे कोई महत्वपूर्ण मिशन स्वीकार कर रही हो। प्रसव प्रक्रिया कई घंटों तक चली। रोहन मीरा के पास से नहीं हटा, उसका हाथ पकड़े हुए और प्रोत्साहन के शब्द फुसफुसाता रहा। तुम मजबूत हो प्रिय, तुम यह कर सकती हो। और अंत में जब भोर हुई तो एक बच्चे के रोने की आवाज ने प्रसव कक्ष को भर दिया। बधाई हो, डॉक्टर ने घोषणा की। एक लड़का है, बिल्कुल स्वस्थ। मीरा रो पड़ी जब उस नन्हे बच्चे को उसकी छाती पर रखा गया। बच्चे के घने काले बाल थे और आंखें रोहन जैसी थीं, लेकिन उसकी नाक और होंठ मीरा के थे। वह आदर्श है, रोहन ने फुसफुसाया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे, अपनी मां की तरह। उन्होंने बच्चे का नाम आर्यन रखा। आर्यन का अर्थ संस्कृत में सम्मानित होता है, लेकिन उनके लिए यह नाम उनके असाधारण प्रेम की यात्रा का भी प्रतीक था। जब आशी ने पहली बार अपने भाई को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। वह बहुत छोटा है, उसने आश्चर्य से फुसफुसाया। क्या मैं उसे पकड़ सकती हूं? फॉर मीरा ने आशी को बच्चे को सही तरीके से पकड़ने का तरीका सिखाया, सिर को सहारा देते हुए और शरीर को धीरे से गले लगाते हुए। आशी बहुत सावधान थी,
आर्यन के साथ दुनिया के सबसे कीमती खजाने की तरह व्यवहार कर रही थी। मैं एक अच्छी बड़ी बहन बनूंगी, उसने वादा किया। मैं आर्यन को राक्षसों से बचाऊंगी और उसे पढ़ना और लूडो खेलना सिखाऊंगी। रोहन और मीरा ने नम आंखों से एक दूसरे को देखा। उनका परिवार अब पूरा हो गया था। कुछ साल बाद उस छोटे से परिवार का जीवन फलता फूलता रहा। आशी एक चतुर और प्रतिभाशाली किशोरी बन गई। उसे अपनी मां की दृढ़ता और व्यावसायिक कौशल के साथ साथ एक सच्चा दयालु हृदय विरासत में मिला। स्कूल में वह हमेशा सबसे आगे रहती थी, न केवल अकादमिक रूप से बल्कि सामाजिक गतिविधियों में भी। आर्यन एक ऊर्जावान और जिज्ञासु बच्चा बन गया। वह हर जगह आशी का पीछा करता था, अपनी बहन को एक नायक की तरह पूजता था। आशी को कोई आपत्ति नहीं थी। वह एक रक्षक बड़ी बहन की अपनी भूमिका का आनंद लेती थी। मीरा की समोसे की दुकान एक सफल व्यवसाय में विकसित हो गई थी। अब दिल्ली और उसके आसपास उसकी कई शाखाएं थीं, जिसमें आसपास के समुदाय के दर्जनों लोग कार्यरत थे। लेकिन वह अभी भी हर दिन खुद काम करती थी। यह सुनिश्चित करती थी कि उसके समोसों की गुणवत्ता वैसी ही बनी रहे जैसी वह अपनी छोटी सी दुकान पर बनाती थी। नुस्खा वही है, वह हमेशा अपने कर्मचारियों से कहती थी, लेकिन रहस्य प्यार है। अगर आप प्यार से खाना बनाते हैं तो उसका स्वाद अलग होगा। रोहन ने भी अपने करियर में एक परिवर्तन का अनुभव किया। मीरा के साथ के अनुभव ने व्यवसाय के प्रति उसके दृष्टिकोण को बदल दिया। उसने अपनी कंपनी में मानवीय मूल्यों को लागू करना शुरू कर दिया, कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक योगदान पर ध्यान देना शुरू कर दिया, न कि सिर्फ मुनाफे पर। पैसा कमाया जा सकता है, उसने एक साक्षात्कार में कहा, लेकिन खुशी और मन की शांति खरीदी नहीं जा सकती। मेरी पत्नी ने मुझे यह सिखाया है। रोहन द्वारा स्थापित आशा फाउंडेशन और भी विकसित हुआ। इसका ध्यान एकल माताओं और कम आय वाले परिवारों को छोटे व्यवसाय शुरू करने में मदद करने पर था। हर साल दर्जनों परिवारों को फाउंडेशन के कार्यक्रमों के माध्यम से गरीबी से बाहर निकलने में मदद मिलती थी। मीरा इस फाउंडेशन में सक्रिय रूप से शामिल थी। एक पूर्व एकल मां के रूप में अपने अनुभव साझा करती थी, जो अकेले एक बच्चे को पालने के लिए संघर्ष कर रही थी। अगर मैं कर सकती हूं, वह हमेशा उन माताओं से कहती थी जिनकी वह मदद करती थी, तो आप भी निश्चित रूप से कर सकती हैं। बस दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की जरूरत है। दादीसा ने यह सब कृतज्ञता भरे दिल से देखा। अपनी बढ़ती उम्र में वह जानती थीं कि उनका समय ज्यादा नहीं है, लेकिन वह शांति से गईं, एक दूसरे से प्यार करने वाले परिवार से घिरी हुईं। अपनी आखिरी रात में उन्होंने रोहन और मीरा को अपने पास बुलाया। मेरे पोते, उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, तुमने सबसे कीमती खजाना पाया है, उसका अच्छे से ख्याल रखना। मैं रखूंगा दादीसा, रोहन ने कांपती आवाज में जवाब दिया। दादीसा ने अपनी नजर मीरा की ओर घुमाई। और तुम बेटी मीरा, इस परिवार में खुशी लाने के लिए धन्यवाद। तुम मेरी प्रार्थनाओं का जवाब हो। मीरा के गालों पर आंसू बहने लगे। धन्यवाद दादीसा, मुझे स्वीकार करने के लिए धन्यवाद। दादीसा धीरे से मुस्कुराईं। प्यार अपना रास्ता खोज लेगा। उन्होंने अपनी शॉल पर उकेरे शब्दों को उद्धृत किया, इसे हमेशा याद रखना। उस रात दादीसा शांति से चली गईं। उनके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उनके जाने से गहरा दुख हुआ, लेकिन एक प्यार की विरासत भी छोड़ी जो परिवार में हमेशा जीवित रहेगी। सालों बीत गए। आशी बड़ी हो गई थी। विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उसने अपनी मां के नक्शेकदम पर चलते हुए पाक व्यवसाय में ही रहने का फैसला किया, लेकिन एक आधुनिक स्पर्श के साथ उसने एक रेस्तरां खोला जो पारंपरिक भारतीय व्यंजनों को समकालीन प्रस्तुति के साथ जोड़ता था। यह दादीसा के लिए है, उसने उद्घाटन के दिन कहा। उन्होंने ही मुझे पहली बार सिखाया था कि साधारण भोजन शानदार व्यंजनों की तुलना में ज्यादा सार्थक हो सकता है। आर्यन ने एक अलग रास्ता चुना। उसे कला और संगीत की दुनिया में दिलचस्पी थी। उसने एक रचनात्मक आत्मा विरासत में पाई जो पता नहीं कहां से आई थी। रोहन ने पूरी तरह से समर्थन किया। अपने बेटे को पारिवारिक कंपनी में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया। वह बनो जो तुम्हें खुश करे, उसने आर्यन से कहा। यह सबसे महत्वपूर्ण है। मीरा और रोहन कृतज्ञता के साथ बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके थे। उनके बाल सफेद हो गए थे, उनके कदम धीमे हो गए थे, लेकिन उनका प्यार पहले दिन की तरह ही मजबूत था। हर दोपहर वे घर के बरामदे में एक साथ बैठते थे, सूर्यास्त देखते थे, जैसा कि उन्होंने सालों पहले उस सामुदायिक भवन के आंगन में किया था जहां उन्होंने शादी की थी। तुम्हें पता है, मीरा ने एक दोपहर कहा,
कभी कभी मुझे अभी भी विश्वास नहीं होता कि यह सब सच है। तुम्हारा क्या मतलब है? यह परिवार। मैं पहले सड़क किनारे सिर्फ एक समोसे वाली थी, जीने के लिए संघर्ष कर रही थी। अब उसने आगे नहीं कहा, बस चारों ओर देखते हुए मुस्कुराई। एक आरामदायक घर, सफल बच्चे, प्यारे पोते पोतियां जो कभी कभी आंगन में दौड़ते थे। रोहन ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम्हें याद है छोटी आशी ने हमारी पहली मुलाकात के दिन क्या कहा था? पापा को एक पत्नी चाहिए और मुझे एक पिता। मीरा हंसी। मैं कैसे भूल सकती हूं? वह बच्ची हम सबसे ज्यादा समझदार थी। हाँ, वह जानती थी कि हमें क्या चाहिए इससे पहले कि हम खुद इसे महसूस करते। वे एक आरामदायक खामोशी में चुप हो गए। दूर से उनके पोते पोतियों की हंसी की आवाज शाम के पक्षियों के चहचहाने के साथ मिल रही थी। मीरा, रोहन ने अचानक कहा। हाँ, धन्यवाद। किस लिए? सब कुछ के लिए। मुझे वह परिवार देने के लिए जिसकी मुझे कभी पता ही नहीं था कि मुझे जरूरत है। मुझे सच्चे प्यार का अर्थ सिखाने के लिए, मेरी पत्नी बनने के लिए। मीरा ने अपना सिर अपने पति के कंधे पर टिका दिया। मुझे देखने के लिए भी धन्यवाद जब कोई और देखना नहीं चाहता था। किसी और की बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार करने के लिए, एक अद्भुत पति और पिता बनने के लिए। वे खामोशी में बैठे रहे, सूरज को धीरे धीरे क्षितिज के पीछे डूबते हुए देखते रहे। नारंगी और गुलाबी रंग ने आसमान को रंग दिया, उनकी शादी के दिन की तरह सुंदर। घर के अंदर से आशी की आवाज सुनाई दे रही थी, जो अपने बच्चों को रात के खाने के लिए बुला रही थी। आर्यन और उसकी पत्नी मेज सजा रहे थे। मीरा के व्यंजनों की सुगंध, जो अगली पीढ़ी को विरासत में मिली थी, हवा में भर गई। चलो दादा दादी। उनका एक पोता बरामदे की ओर दौड़ा। रात का खाना तैयार है। मीरा और रोहन धीरे धीरे उठे, एक दूसरे की मदद करते हुए, जैसा कि वे हमेशा करते थे। हाथ में हाथ डाले वे घर की ओर चले, उस परिवार की ओर जो उन्होंने दशकों तक एक साथ बनाया था। उनकी कहानी दिल्ली की एक सड़क के किनारे एक नकली सौदे से शुरू हुई थी। एक छोटी लड़की के साथ जिसने एक कार की खिड़की पर दस्तक दी और ऐसे शब्द कहे जिसने सब कुछ बदल दिया। लेकिन वह कहानी कुछ बहुत बड़ा बन गई। सभी बाधाओं के बावजूद अपना रास्ता खोजने वाले प्यार की कहानी, एक ऐसे परिवार की कहानी जो खून से नहीं बल्कि चुनाव से बना था। उस खुशी की कहानी जो तब आती है जब हम पूर्णता की तलाश करना बंद कर देते हैं और जो हमारी आंखों के सामने है उसकी सराहना करना शुरू कर देते हैं। पापा को एक पत्नी चाहिए और मुझे एक पिता। एक 3 साल की बच्ची के साधारण शब्द, लेकिन उनकी सादगी में सबसे गहरा सच छिपा था कि हम सब अंततः सिर्फ किसी को प्यार करने और बदले में प्यार पाने के लिए ढूंढ रहे हैं, और कभी कभी वह प्यार सबसे अप्रत्याशित जगह से आता है।